तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम हंटर गैदरर टू ग्रोइंग फूड, यानी कि कैसे इंसान हंटर गैदरर से एक फूड प्रोड्यूसिंग ह्यूमन बन गया। जो पहले शिकार किया करता था, जंगलों से फल, जड़ें और इत्यादि चीज़ें जमा करके रखता था खाने के लिए, वो लोग कैसे अब फूड प्रोड्यूस करने लगे और सेटल लाइफ जीने लगे। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले। ये हंटर गैदरर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जिसके वजह से इन लोगों को नोमैड्स कहा गया। अब इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, क्यों एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते थे, तो इनको सबसे पहले क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था नोमैड्स। ठीक है, नोमैड्स इसलिए क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वाई पीपल मूव, यानी कि वो क्यों घूमते थे। तो पहला रीजन हो सकता है कि एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का खत्म हो जाना। रिसोर्सेस का खत्म हो जाना। दूसरा रीजन हो सकता है कि एनिमल को चेस करते करते ऐसी जगह पर चले गए जहां से वापस ना आ पाए, यानी कि एनिमल्स को चेस करते करते ऐसी जगह चले गए जहां पे बहुत सारा एनिमल मिल गया, या फिर वहां से वो वापस ना आ पाए। तीसरा, सीजनल चेंज। धूप आ गया, बरसात आ गया, वहां पे रहने लायक सिचुएशन नहीं रही, तो इस वजह से उस जगह को चेंज कर लिया गया। या फिर चौथा रीजन हो सकता है डिपेंडेंसी ऑन नेचर। हम लोग नेचर, उस टाइम वो लोग नेचर पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उन लोगों के पास ना तो फार्मिंग था, ना वो लोग उन लोगों के पास घर था, ना वो लोग फार्मिंग करते थे, ना वो लोग फूड स्टोरेज कर पाते थे। तो फुल्ली वो लोग नेचर पे ही डिपेंडेंट थे, जिसके वजह से कि उनको नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था और एक जगह से। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम लोगों को ये बात कैसे पता चला कि हंटर गैदरर हुआ करते थे, यानी 10,000 साल पहले हंटर गैदरर थे, ये चीज हमें कैसे पता चला। तो हाउ डू वी नो अबाउट हंटर गैदरर। तो हम लोगों को हंटर गैदरर के बारे में बताने वाले वो लोग थे, उनका नाम है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं, दे आर that people who study the past by digging and examining the ancient object। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिगिंग करते हैं और वो टूल्स ढूंढते हैं, वो कुछ औजार ढूंढते हैं, जिससे वो लोग ये एग्जामिन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि उस समय कैसे लोग रहा करते थे, उस समय क्या लोग पहना करते थे, क्या खाया करते थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि उस समय हंटर गैदरर थे। और उस समय जो हंटर गैदरर थे वो कौन सा टूल यूज करते थे, क्या चीज का बना हुआ टूल्स था। तो उनके पास जो टूल्स था वो मेनली स्टोन का बना हुआ रहता था, या फिर बोन्स का बना हुआ रहता था, या फिर वुड का बना हुआ रहता था। या तो वो लकड़ी का, या तो वो पत्थर का औजार बनाता था, या वो हड्डियों का औजार बनाता था, यानी कि जो इंसान मर चुका है उसके सूखे हुए हड्डियों का इस्तेमाल करता था औजार के रूप में। या फिर टूल्स में वो वुड का भी, यानी कि लकड़ी का भी इस्तेमाल किया करता था। ज़्यादातर वो स्टोन्स का इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि स्टोन्स काफ़ी रिलायबल होते थे, और हम लोगों को जो औजार मिला है वो स्टोन्स का ही मिला है, क्योंकि स्टोन्स ही ज़्यादा दिन तक रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि
वो लोग कौन सा प्लेस चूज किया रहने के लिए? हंटर गैदरर जो थे वो किस टाइप का प्लेस चूज करते हैं रहने के लिए? तो अर्ली मैन जो थे चूज दैट प्लेस, कौन कौन सा था वो? तो ऐसा जगह जहाँ पे रिवर हो या तालाब हो, रिवर एंड लेक्स, ऐसा जगह पे जहाँ पे एनिमल्स का अवेलेबिलिटी हो, एनिमल्स अवेलेबल हो, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल हो जिससे कि अच्छे अच्छे टूल्स बना सके। ठीक है, अब हम ये देखेंगे तो ये देख लिए हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ लोग रहते थे, हंटर और गैदरर कहाँ रहते थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल क्या चीज़ों में करते थे। वो जो हंटर गैदरर थे वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल क्या क्या करते थे? यूज ऑफ स्टोन टूल्स। तो हम अब ये देखेंगे कि स्टोन टूल्स का वो लोग किस चीज़ में इस्तेमाल किया करते थे। तो पहला इस्तेमाल है कि वो लोग कटिंग मीट, यानी कि मीट को कट करना है, कटिंग मीट एंड बोन्स, यानी कि मांस, जो जानवर को मारेंगे उनका मांस तो काटना है, उनका हड्डी भी तोड़ना है, काटना है। स्क्रैपिंग बार्क, स्क्रैपिंग बार्क यानी कि पेड़ का खाल निकालना है, स्क्रैपिंग बार्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ का खाल निकालना है। तो थर्ड है चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट नहीं है, बस इतना ही है। तीन तरह के और भी यूज हो सकते थे, बस यही तीन मेनली काम थे जो कि स्टोन टूल्स का यूज करके हंटर गैदरर काम क्या करते थे। हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट्स भीमबेटका के। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो रॉक शेल्टर्स के लिए जाने जाती है। इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट साइट है। ये सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में लाई करती है। दूसरा कि ये केव्स के लिए फेमस है, फेमस फॉर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। एंड थर्ड, यहाँ पे पेंटिंग्स, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को, यानी कि उस समय के लोगों को प्रोटेक्ट करता था हीट से, यानी गर्मी से, ठंडी से, कोल्ड से और विंड से, यानी कि हवाओं से। तो पहला तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा ये फेमस है केव्स के लिए, यानी कि गुफाओं के लिए, जहाँ पे पहले हंटर और गैदरर शेल्टर लेते थे, और ये रॉक शेल्टर्स में जो कि जहाँ पे लोग रहते थे। और दूसरा चीज इसका, तीसरा चीज इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि ये बचाती थी उस समय के लोगों को हीट से, कोल्ड से और विंड से। एंड नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग पाया गया है। अभी थोड़ी देर में जानेंगे कि रॉक पेंटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग पाया गया है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है स्टडी करने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका है। अब हम जानेंगे कि रॉक पेंटिंग क्या होता है। तो रॉक पेंटिंग क्या होता है, क्यों किया जाता था?
तो रॉक पेंटिंग होता है फाउंड इन केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि रॉक पेंटिंग कहाँ पाया गया है? फाउंड इन द केव्स, यानी कि भीमबेटका में केव्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सदर्न यूपी, यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ गुफाओं में और सदर्न यूपी के कुछ गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स पाया गया है। रॉक पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है? तो रॉक पेंटिंग्स में दिखाया गया है वाइल्ड एनिमल को। रॉक पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को बना के दिखाया गया है। दूसरा हंटिंग सीन, यानी कि जब शिकार कर रहे थे तब उसका सीन, हंटिंग सीन। एंड नेक्स्ट है हाँ बस इतना ही, और नहीं है, बस इतना ही है। वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग सीन और डांसिंग, और एक है डांसिंग, सॉरी मैं भूल रहा था, एक है डांसिंग। तो रॉक पेंटिंग्स हमें मदद करती है अर्ली लाइफ जानने के लिए कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या पेंटिंग्स करते थे। आप वही ना पेंटिंग करेंगे जो आप देखते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप समझते हैं। तो उस समय यही होता था रॉक पेंटिंग में। अब नेक्स्ट हम आते हैं फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का खोज हुआ। तो आग का खोज कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आग का उस समय इंसान इस्तेमाल क्या करता था ये इंपॉर्टेंट है। तो करनूल एक केव्स है, करनूल केव्स में फायर का यूज ऑफ फायर का एविडेंस मिला है। उस समय लोग फायर का क्या इस्तेमाल करते थे? यूज ऑफ फायर। आप सोचिए कि उस समय लोग क्या इस्तेमाल, किस चीज में फायर का इस्तेमाल करते होंगे, आग का इस्तेमाल करते होंगे। तो मेरे ख्याल से पहला तो लाइट के लिए, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि उजाला का एक जरिया, रोशनी का स्रोत। दूसरा रोस्टिंग मीट, मांस को पकाने के लिए। तीसरा स्कैरिंग वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को भगाने के लिए, डराने के लिए, स्कैरिंग वाइल्ड एनिमल्स। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट फॉर वार्मिंग, यानी कि गर्मी के लिए, ठंडी का मौसम है, आग जला के मस्त तापो। ठीक है, तो यही था फायर का यूज। आगे बढ़ने से पहले अब हम लोगों को हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री को मेनली हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको पहले प्री हिस्ट्री कहा जाता है, दूसरे पार्ट को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, और लास्ट पार्ट को हिस्ट्री कहा जाता है। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब आपका राइटिंग नहीं है, यानी कि राइटिंग लिखना पढ़ना नहीं आया है, जहाँ पे लोग हंटर गैदरर हैं, जहाँ पे लोग नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग आ चुका है, लेकिन हम लोग राइटिंग को डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि क्या लिख के गया है ये हम लोग अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। दूसरा ये वही समय है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने चरम सीमा पे था, तो ये वही समय है। और नेक्स्ट है हिस्ट्री, जहाँ पे राइटिंग भी है, उसको डिसाइफर भी कर लिया गया है, यानी कि यह हिस्ट्री का पार्ट है, ये मॉडर्न टाइम का पार्ट। तो हमको जो पढ़ना है वही है प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि प्री हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्री हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, दूसरे भाग को बोलते हैं मीजोलिथिक एज, एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं नियोलिथिक एज।
पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब पत्थर, यानी कि सबसे पुराने समय में जब लोग पत्थर यूज करते थे, यानी कि सबसे पहला, यानी कि स्टोन एज का पहला जो फेज था, स्टोन एज का पहला जो फेज था वो पैलियोलिथिक एज था। दूसरा फेज उसका मीजोलिथिक एज था, जहाँ पे लोगों ने जो अपना टूल्स था वो थोड़े स्मॉलर साइज में बनाना शुरू कर दिया। और फिर आया न्यूलिथिक एज, जहाँ पे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया और नए नए जानवर आए और एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ। तो पैलियोलिथिक वो पीरियड था जहाँ पे लोग हंटर गैदरर थे। मीजोलिथिक में भी कुछ लोग हंटर गैदरर थे। न्यूलिथिक के बाद जो है इंसान सेटल लाइफ की तरफ जाना शुरू किया। और ये 2 मिलियन साल पहले से 2 मिलियन ईयर एगो से 10,000 साल तक का 10,000 BCE के टाइम को हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BCE को हम पैलियोलिथिक कहते हैं। 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE को हम लोग मीजोलिथिक पीरियड कहते हैं। और 8,000 से 4,000 BCE के पीरियड को न्यूलिथिक एज कहते हैं। थैंक यू। अब न्यूलिथिक एज आने से क्लाइमेट में कुछ चेंज हुआ, क्लाइमेट थोड़ा वार्मर होने लगी और ए चेंजिंग क्लाइमेट, यानी कि अब क्लाइमेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि अब हमारा वातावरण बदल रहा है। तो जब हमारा वातावरण बदल रहा है तो अराउंड 12,000 ईयर एगो, यानी कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था। 12,000 साल पहले, तो 12,000 साल पहले क्लाइमेट बिकम वार्मर, यानी कि क्लाइमेट क्या बन गई, गर्म बन गई, थोड़ी सी गर्म, यानी कि आइस एज से अब हम लोग निकल रहे हैं। क्लाइमेट बिकम वार्मर। नेक्स्ट क्या हुआ, तो नेक्स्ट ये हुआ कि ग्रासलैंड डेवलप्ड हो गई, यानी कि घास के मैदान जो है वो डेवलप्ड हो गए। एंड थर्ड चीज क्या हुई, ग्रासलैंड के मैदान के आ जाने से बहुत सारे जानवरों की संख्या बढ़ गया, जैसे इंक्रीज इन एनिमल्स लाइक डियर, एंटीलोप एंड sheep, गोट। और क्लाइमेट जो वार्म हो रही थी तो उससे आइस पिघल रहे थे, बर्फ पिघल रही थी, पानी आ रही थी, जिसके वजह से फिश, यानी कि फिशिंग जैसे एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये हुआ एनवायरनमेंट के चेंज होने के वजह से। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुई हम लोगों ने एक नया एक्टिविटी शुरू किया, वो था फार्मिंग, यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि क्लाइमेट थोड़ा सा वार्मर हुई, जिसके वजह से फार्मिंग स्टार्ट हुआ। और ग्रेन्स बियरिंग प्लांट्स या ग्रास लाइक wheat, barley and rice। ठीक है, तो ये सब जो थे ये सब ग्रास थे, ये सब घास थे जो कि नेचुरली उग रहे थे, जो कि नेचुरली उग रहे थे। और इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने इन सभी प्लांट्स को, इन सभी ग्रेन्स को कलेक्ट किया और ऑब्जर्व किया कि ये इनको लगा देने के बाद फिर से उग जा रहे हैं और फिर से वो हमें व्हीट, बार्ली और राइस दे रहे हैं। तो फिर उनको उसी तरह से ऑब्जर्व किया गया और उनको तो उसी तरह से लगाया गया, तो उनको ये पता चल गया कि ये सब जो ग्रेन्स हैं ये सब काफ़ी अच्छे ग्रेन्स हैं और ये सब काफ़ी एनर्जी देते हैं और ये रिलायबल है, इस पर रिलाई किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि फार्मिंग के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हर्डिंग, यानी कि अब जैसे हर्डिंग होता है पालना, यानी कि जानवरों को पालना। अब हुआ क्या, अब हुआ यूं कि
जब हम लोग जानवरों को मार के खाते थे तो जानवरों का मांस खा लेते थे तो हड्डी फेंक देते थे, और वही हड्डी को देखते हुए हमारा सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ डॉग का। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ डॉग का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानवरों को मार के उसका मांस खाते थे, हड्डी फेंक देते थे तो वो हड्डी खा लेता था, तो इसलिए डॉग हमारे साथ हो गया। अब हम लोग फार्मिंग करने लगे हैं, अब हम लोग ग्रेन्स उगाने लगे हैं। तो हम लोग ग्रेन्स तो खा लेंगे, लेकिन वो जो बचा हुआ रहेगा उसका घास फूस, वो कौन खाएगा? वो तो फिर एनिमल्स ही खाएगा। लेफ्ट चीज जो रहेगा वो तो एनिमल ही खाएगा। तो इसलिए एनिमल अब हमारे साथ रहने लगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल हमारे साथ रहने लगा? तो सीप था, गोट था, और कैटल, यही सब सारी चीजें थी जो हमारे साथ रहने लगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन होता है ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल, यानी कि जब हम लोग ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी कि जब हम लोग पौधे उगाने लगते हैं और जानवर पालने लगते हैं तो उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन क्यों हो रहा है? डोमेस्टिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम लोगों को करना है फार्मिंग, और जब हम लोग को करना है फार्मिंग तो हमें अब उस प्लांट का देखभाल करना पड़ेगा। उस प्लांट का देखभाल करने के लिए हमें वहीं पे रुकना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली वाटर देना पड़ेगा, जिसके वजह से कि हमें वहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, और उस रुकने के लिए हमें वहाँ घर बनाना पड़ेगा। घर बना के हमारे अपने जितने भी जरूरत की चीजें होती है उन सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। और यही फार्मिंग ही जो है वो अब हमें हंटर गैदरर से, यानी कि घुमक्कर से, नोमैडिक लाइफ से किस तरफ लेके जाएगा? सेटल्ड लाइफ की तरफ। किस तरफ लेके जाएगा? सेटल्ड लाइफ की तरफ। तो फार्मिंग ही वो टूल था जो हमारे लाइफ में एक मेजर चेंज लाया, जिसके वजह से हम लोग घुमक्कर से सेटल लाइफ की तरफ बढ़े। अब हम लोग इस चैप्टर में जाने हैं कि हम लोग फूड का स्टोरेज कैसे करते थे, यानी कि फूड जो भी हम लोग फार्मिंग करते थे, फूड उगाते थे, फूड प्रोड्यूस करते थे, उसका स्टोरेज कैसे करते थे, उसको कैसे जमा करते थे। तो दो तरह का फूड था, एक तो खाने वाला था और एक था सीड जो कि लगाने वाला था। यानी कि दो तरह का फूड हम लोग स्टोर करते थे, एक लगाने के लिए यानी कि सीड बीज, और एक जो हम लोग खाते थे फूड, ठीक है, ग्रेन्स। अब हम लोग फूड को स्टोर करते थे तीन तरह से। एक तो क्ले पॉट बना के, मिट्टी के बर्तन बना के। दूसरा दूसरा जो था वो था वूवन बास्केट, यानी कि टोकरी बना के। एंड थर्ड था पिट्स डिग अंडर द ग्राउंड, आई थिंक, हाँ या इन द ग्राउंड, यानी कि गड्ढे करके हम उसमें बीज को जमा करते थे, उसका पॉलिश करके हम लोग जमा करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमको जानना है वो है कि हम लोग एनिमल्स को कैसे स्टोर करते थे। एनिमल्स, स्टोरिंग एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स क्या थे? एनिमल्स कुछ नहीं थे, बस एक वो स्टोर्ड फूड थे। एनिमल को उस समय स्टोर्ड फूड की तरह देखा जाता था, यानी कि खाना रखा हुआ है। क्यों देखा जाता था स्टोर्ड फूड के रूप में? तो इसलिए देखा जाता था क्योंकि वो लोग पहले तो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, दूसरा मीट प्रोड्यूस करते थे, तीसरा नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाते थे, यानी कि 1 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाते थे। कल दो बकरी था, 6 महीने के बाद 4 बकरी हो गया, 12 महीने के बाद फिर ऐसे ही मल्टीपल ग्रोथ होता था। तो इसलिए जानवरों को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। बाकी और भी यूज थे, जैसे कि उसका ऊल था, स्किन था,
और इस बहुत सारी चीज़ें थे जो कि जिसके वजह से एनिमल्स को रखा जाता था। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक्स है कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स, यानी कि वो साइट्स जहाँ पे कुछ टूल्स एविडेंस मिले हैं इंसानों के रहने का। तो वो है कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स है, आइए हम लोग देख लेते हैं नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स। फर्स्ट है मेहरगढ़ मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग मिला था। दूसरा है बुर्ज होम। थर्ड है मेहरगढ़, थर्ड है भीमबेटका। फोर्थ है भीमबेटका। थर्ड है हमारा चिरांद डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ है हमारा कोल्डीवा। फिफ्थ है हमारा मेहरगढ़ तो लिख चुके हैं। महागड़ा। यही कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है। अब टाइम है इस चैप्टर का कंक्लूजन देखने का। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग हंटर गैदरर, यानी कि पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग हंटर गैदरर थे, यानी कि घूमते थे, जानवर मारते थे, जमा करते थे और खाते थे। फिर क्या हुआ, फिर क्लाइमेट में कुछ चेंज आया, फिर क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ग्रासलैंड्स बढ़े, फिर क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ। क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से फार्मिंग आया, फार्मिंग करने की वजह से सेटल लाइफ आया। और हमने देखा कि ये सेटल लाइफ कहाँ कहाँ थी, इंपॉर्टेंट साइट्स में। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि हम लोग पहले हंटर गैदरर थे, फिर क्लाइमेटिक चेंज आया, यानी कि न्यूलिथिक एज आया। न्यूलिथिक एज में क्लाइमेट थोड़ा वार्म हुआ, आइस पिघला, वहां से फिशिंग स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही फार्मिंग स्टार्ट हुआ। फार्मिंग के साथ सेटल लाइफ फार्मिंग के साथ इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि फार्मिंग जो है वो टाइम मांगता है, और उस टाइम पे आपको उसका केयर करना होगा, और केयर करने के लिए आपको वहां रुकना होगा। तो रुकने के लिए आपको वहां सेटल होना पड़ेगा, और सेटल होने के लिए आप एक नए लाइफ की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में यही था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग वेट